हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था लेक्चर नंबर 3 है आज इसका आर एनवायरनमेंट का। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट टाइम तक हमने डिस्कस कर लिए थे हमारे कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स डिस्कस कर लिए थे, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। कंज्यूमर में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डिस्कस किया क्या था कंज्यूमर में। तो कंज्यूमर में जो हमने सबसे पहली वाली जो चीज़ डिस्कस करी थी दैट वॉज प्रोड्यूसर डिस्कस किए थे। प्रोड्यूसर के बाद हमारे आए थे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सेकंड वाज कंज्यूमर। अब देखिए कंज्यूमर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। कंज्यूमर में सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स। तो यहां मैं लिख रही हूं ये चीज दैट दिस इज फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। फर्स्ट लेवल जो हमारे कंज्यूमर थे वो क्या थे? हर्बीवोर। और उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किए थे? कार्निवोर्स डिस्कस किए थे। ये मैं बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ यहाँ पे। कार्निवोर्स में हमने डिस्कस क्या कर लिया था? फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल कार्निवोर था, फिर थर्ड लेवल था, और जिसको लास्ट में कोई नहीं खाता वो क्या था? टॉप लेवल था। और इन्हीं के साथ में इनके लेवल ऑफ कंज्यूमर में हमने क्या किया था कि जो लेवल ऑफ कंज्यूमर थे दैट वाज कि जो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर है उसको हमने क्या बोला था? फर्स्ट लेवल कार्निवोर को हमने बोल दिया सेकेंड लेवल कंज्यूमर। तो इसी तरह से हमने ये पूरी जो सिचुएशन है सिनेरियो में पढ़ लिया था। और उसके बाद लास्ट में जो चीज हमने पढ़ी थी दैट वाज डीकम्पोजर्स, कि भाई जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या होते हैं। सो डीकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, की भी जो सड़ते गलते हुए जो फीड कर रहे हैं उनको डीकम्पोज कर रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। अब उसके बाद फिर था कि एक चीज जो हमारी रह गई है वो होती है पैरासाइट। कि पैरासाइट क्या होता है अब हम डिस्कस करेंगे पैरासाइट। और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने एबायोटिक फैक्टर्स की तरफ। बायोटिक फैक्टर्स हम अपने पूरे कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी हैव इज पैरासाइट्स। सो पैरासाइट्स की जब हम बात करेंगे तो द ऑर्गेनिजम्स which feed on लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जीवों पे जो अपना खाना खा रहे हैं, दूसरे जीवों से जो अपना खाना ले रहे हैं, और वो भी कब? जब वो लिविंग है, ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस चीज को हम क्या कह रहे हैं? उनको हम क्या कहेंगे? पैरासाइट्स कहेंगे। पैरासाइट्स की बात करते हैं। देखो जो खाना खा रहा है मतलब जो शिकार कर रहा है उस चीज का, वो तो चलो हो गया पैरासाइट। और अब जो फूड की तरह बिहेव कर रहा है उस पैरासाइट के, मतलब जिसको पैरासाइट खा रहा है, जिसपे पैरासाइट रह रहा है, जिससे पैरासाइट अपने न्यूट्रिशन को ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उस फूड को हम कहते हैं होस्ट। तो जो ये पैरासाइट होता है ये होस्ट पे सरवाइव करता है। तो ये हो गया हमारा पैरासाइट का। चलिए अब आगे चलते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की तरफ। तो जब हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होंगे? नॉन लिविंग फैक्टर्स बेसिकली। अब एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे कौन से आते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स कह लीजिए, या फिर मैं इसको क्या कह सकती हूँ? एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे जो आ रहे हैं वो आते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स, क्योंकि एबायोटिक से मैं आपको बता चुकी हूँ बायोटिक का मतलब लिविंग, ए मतलब नहीं। तो जो लिविंग नहीं है वो क्या है? नॉन लिविंग। सो एबायोटिक फैक्टर्स आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स है ये हमारे, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म उन चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है। अब वो हमारे कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहला जो हमारा है दैट इज एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक फैक्टर्स, ठीक से लिख देती हूँ फैक्टर्स, फ्लो में ना थोड़ा हो जाता है। FACTORS फैक्टर्स। दूसरा हमारा रहता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और तीसरा रहते हैं हमारे केमिकल्स। अब केमिकल्स में हमारे क्या आते हैं? केमिकल्स का ही बता देती हूँ पहले, ठीक है। केमिकल्स में हमारे आते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।
अब इनऑर्गेनिक में हमारे क्या आएंगे, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है हमारे अराउंड, वाटर हो गया, अच्छा उसके अलावा सॉरी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें हमारी क्या आ रही है इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में हमारे क्या आते हैं, ऑर्गेनिक में हमारे आ जाते हैं प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारी किस में आ रही हैं ऑर्गेनिक में आती हैं। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनमें आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक फैक्टर्स। अब हमारे पास दो बच जाते हैं, एडिफिक फैक्टर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एडिफिक फैक्टर्स के बारे में। एडिफिक फैक्टर्स, तो जो एडिफिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, एडिफिक फैक्टर्स होते हैं हमारे सॉइल रिलेटेड। एडिफिक का मतलब यहाँ पे क्या है सॉइल, कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है वो चीज डिफाइन करेगी आपकी एडिफिक फैक्टर को, ठीक है। तो अब एडिफिक फैक्टर में हमारे क्या होती है कि सॉइल का सबसे पहली बात तो टेक्सचर कैसा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्सचर ऑफ सॉइल आ जाएगा, या एडिफिक का मतलब ही सॉइल होता है, ठीक है। टेक्सचर हो गया, टोपोग्राफी हो गई, अच्छा उस सॉइल की जो है वो क्वालिटी हो गई कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। या सॉइल के अंदर वाटर कैसा है, वो सारी चीज़ें यहाँ हम क्वालिटी में पढ़ रहे हैं। अब बारी आती है टेक्सचर की कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है। देखो सॉइल के टेक्सचर की अगर हम बात करते हैं, सॉइल का टेक्सचर हो जाएगा, देखो रेतीली मिट्टी आप उठाएंगे, जो रेत होता है बालू रेत, आप उसको उठाइए, वो बिल्कुल कोरस हो रहेगा, मतलब बिल्कुल ही ज्यादा हार्ड रहेगा, उसके दाने दाने को आप फील कर सकते हैं। मैं नमक की ऐड नहीं कर रही हूँ कि दाने दाने को फील करें, मैं सॉइल की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो बालू मिट्टी के आप एक एक दाने को फील कर सकते हैं, और इवन आप उसके ऊपर क्या है, कई बार ये शरारतें करते भी हैं कि मिट्टी गिरा के उसके ऊपर प्लेट सरका दो, बहुत गंदी आवाज आती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर कोरस, वो हार्ड है। उसी तरह से अगर आप क्लेई सॉइल को ले लो, क्ले जो कितनी सॉफ्ट होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली अट्रैक्टेड होते हैं, एक दूसरे क्लोजली अटैच्ड होते हैं, फ्लैट सरफेस होता है क्ले पार्टिकल्स का, तो वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शनलेसली को क्या करते हैं, वो बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें सॉफ्ट लगती है। उसी तरह से अगर हम ह्यूमस की बात कर ले सॉइल में, कि सॉरी लोमी सॉइल की हम बात करें, तो वो क्ले और सॉइल का मिक्सचर हो, क्ले और सैंड का मिक्सचर होता है। तो इसी तरह से क्या है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है ये डिफाइन करेगा एक इकोसिस्टम को। अब इस तरह से देखो कैसे डिफाइन करेगा टेक्सचर जो है सॉइल का। बालू मिट्टी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और किस जगह, और साथ में इफेक्ट करेगा वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स को, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सैंड की हम बात कर रहे हैं, बालू रेत की हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा बालू रेत के जो टीले होते हैं उनके ऊपर एक आधा कैक्टस दिख जाए तो दिख जाए, बाकी चीजें नहीं दिखती। या ऑर्गेनिजम्स की हम, एनिमल्स की हम बात कर रहे होते हैं, तो हमें यूजुअली स्नेक या फिर लिजर्ड्स, स्कॉर्पियंस, ये चीजें हमें दिख जाएंगी वहां पे। लेकिन अगर आप डेजर्ट में जाके ढूंढोगे कि आपको डेजर्ट में जो है मेंढक मिल जाए, वो तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली उसको मॉइस्ट जगह चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के को सरवाइव करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए एडिफिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, मतलब घने जंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको पता है घने जंगल में जो है सॉइल किस तरह की होगी। देखो उस घने जंगल में बारिश हो रही है अच्छी, तो और पेड़ों से पूरा ढका हुआ है, वहां बार बार पेड़ों के पत्ते गिर रहे हैं, एक तो सॉइल की क्वालिटी वैसे ही अच्छी है, लोमी है, उसके ऊपर से फिर क्या हो रहा है, पत्ते जो गिर रहे हैं बार बार वो डिकम्पोज हो रहे हैं, एनिमल्स, तो वहां पे क्या होगा, सॉइल में ह्यूमस ऐड होता है, सॉइल फर्टाइल होती चली जाएगी, फर्टाइल होगी तो जंगल घना होता चला जाएगा, जितना घना जंगल उतनी ज्यादा फूड की अवेलेबिलिटी फूड की अवेलेबिलिटी है, तो उसके साथ फिर क्या होगा, फूड की अवेलेबिलिटी के साथ आएंगे ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स की, चलो जी वहाँ खाना अवेलेबल है वहाँ चलते हैं, तो वहाँ पे मिलेंगे हमें ढेर सारे अलग अलग स्पीशीज, यानी कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमें जंगल में देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया कि देखो एक सॉइल की क्वालिटी होने से जगह में कितना ज्यादा बदलाव आ गया। फिर आता है हमारा टोपोग्राफी। हम टोपोग्राफी की बात करें कि भाई वो जो सॉइल है, वो जगह है, वो कितनी ऊंचाई या कहाँ प्रेजेंट है, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। अब बात करी जाए कि बिल्कुल निचले इलाकों में सॉइल प्रेजेंट है, समुद्र के किनारे अगर सॉइल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो दलदली एरिया हो जाएगा, मैंग्रोव्स का एरिया हो जाएगा, वहां पे क्या रहेगा, सॉइल में वाटर लेवल हाई रहेगा, वहां सिर्फ मैंग्रोव प्लांट्स हैं वो सरवाइव कर पाएंगे, तो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स मिल जाएंगे, नॉर्मल जो शेर वगैरह है वो मैंग्रोव्स में नहीं मिलेंगे।
लेकिन अगर हम बात करें या फिर हम बात करते हैं बिल्कुल ऊपर की सॉइल, बिल्कुल पहाड़ों की मिट्टी ऊपर बिल्कुल जाओ, तो वहां पे आपको फिर से एलिफेंट्स वगैरह ये चीजें कम मिलेगी। रीजन भी क्या कि वहां पे टाइप ऑफ प्लांट्स जो है वो अलग होंगे। ठीक है, तो वो सॉइल के एल्टीट्यूड लेटीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि सॉइल एक्चुअली वो प्रेजेंट कहाँ पे है, तो ये हो जाएगी उसकी टोपोग्राफी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सॉइल की क्वालिटी। क्वालिटी हमने यहाँ टेक्सचर में ही डिस्कस कर ली थी कि सॉइल में कितना ह्यूमस प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो सारी चीजें जो है वो आती हैं सॉइल की क्वालिटी में, जो डिसाइड करेंगे कि वहाँ वेजिटेशन कैसी है, और वहाँ की वेजिटेशन फिर डिसाइड करेगी कि वहाँ ऑर्गेनिजम्स कैसे रह रहे हैं, क्या उनका इंटरेक्शन है। बेसिकली उस इकोसिस्टम का जो फ्रेमवर्क डिजाइन हो रहा है वो एडेफिक फैक्टर पे डिजाइन हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है वो आ जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। चलिए, क्लाइमेटिक फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो ये रहेगा आपका टेम्परेचर पे, रेनफॉल, लाइट या सनलाइट लिख देती हूँ, ये तीन चीजों में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा जो है ये सॉरी क्लाइमेट का जो है, इन तीन चीजों का क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं ये तीनों चीजें कैसे एक जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला जो आ रहा है हमारा टेम्परेचर अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में देखिए बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। बहुत हाई टेम्परेचर रहता है इस वजह से क्या है, चलो सॉइल तो सैंडी है, ये तो हमने मान ली कि सॉइल वहाँ की फर्टाइल नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तब भी वहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि आपको वहाँ पे मेंढक देखने को नहीं मिलेगा। बारिश चाहिए उसको, टेम्परेचर हाई है, बारिश हो नहीं रही है, मेंढक कैसे सरवाइव करेगा। हाँ आजकल बारिश बहुत होती है, मेंढक मिल जाता है, लेकिन अब मैं थोड़े कुछ साल पहले की रीज़न भी क्या हो रहा है कि बेटा जो ये क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीज़ों की वजह से, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर चेंज हो चुका है, अर्थ का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से आजकल राजस्थान में तो बाढ़ आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या देखो हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वहाँ पे, ऐसे प्लांट्स रहेंगे वहाँ पे जिनको क्या है गर्मी सहने की आदत हो। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर वाले एरिया पे ले जाके और मैं पोलर बियर को छोड़ दूं कि ठीक है पोलर बियर के ऊपर तो भाई ढेर सारे हेयर्स उगे हुए, वो कैसे सर्वाइव करेगा बेचारा, ऑलरेडी इतनी फैट अपनी बॉडी में लेकर रखा ताकि वो गर्म रहे, और मैं उसको गर्म जगह पे ले जाकर छोड़ रही हूँ, वो तो गर्मी से ही मर जाएगा। सो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वहाँ पे, प्लस टेम्परेचर ये भी डिसाइड करता है, जैसे राजस्थान की हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स की लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रात में टेम्परेचर ड्रॉप करता है और दिन में टेम्परेचर बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, झुलसती हुई गर्मी, हाँ झुलसती हुई गर्मी होती है। तो अब देखो उसमें क्या हो रहा है, रात दोपहर के टाइम जो है बहुत कम ऑर्गेनिजम्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, वो छाया में बैठे रहेंगे कि एक बार मौसम थोड़ा सा ठंडा होए फिर हम चलते हैं शिकार पे। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट कि वो इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर। फिर बारी आती है रेनफॉल की। राजस्थान से चलो राजस्थानी हम जैसलमेर चलते हैं। जैसलमेर में तो पूरा थार डेजर्ट है हमारा, तो जैसलमेर में देखो रेत के टीले हैं, बारिश हो नहीं रही है, जमीन सूखी पड़ी है, दूर दूर तक क्या दिख रहा है, सिर्फ रेत ही रेत, प्लांट्स तो बहुत कम दिखते हैं, रेनफॉल हो नहीं रही है। तो रेनफॉल नहीं हो रही, इसी वजह से सॉइल में वाटर नहीं है, सॉइल में वाटर नहीं है तो प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है तो एनिमल्स नहीं है, ह्यूमन बींग है वहाँ, वो घूमने चले जाते हैं, और वहाँ पे लोग जो सर्वाइव कर रहे हैं वो वहाँ की एक्स्ट्रा इनकम से सर्वाइव कर रहे हैं, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल मेथड्स ढूंढ लिए हैं। लेकिन देखा जाए जैसलमेर में पॉपुलेशन अभी मुझे नहीं पता कितनी है, बट अगर हम बिल्कुल जो टीबे हैं जो वाला एरिया, जो टीलों वाला एरिया अगर कंसिडर करें तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू सिटीज़। तो जो ये इस तरह के सेक्लूडेड एरियाज होते हैं उनमें क्या रहेगा, पॉपुलेशन कम होती है। उसके बाद फिर हम रेनफॉल की ही बात कर रहे थे, रेनफॉल से आ जाओ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चलते हैं, असम साइड चलते हैं। अब असम साइड जा रहे हैं जंगल में, मूवीज में देखते हैं ना बिल्कुल यू घना अंधेरा जंगल, क्योंकि इतनी बारिश होती है, सॉइल रहती है वेट, सॉइल वेट रहती है तो प्लांट्स को है भरपूर पानी, ऊपर से क्या है टेम्परेचर भी बढ़िया है, तो क्या हो रहा है प्लांट्स फ्लोरिश कर रहे हैं, सॉइल में ह्यूमस भी आया हुआ है, प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। वहीं से हम आ जाएंगे इसी तीसरे पॉइंट से अपनी
सनलाइट पे आते हैं। अब सनलाइट पे क्या है, राजस्थान और असम में ही घूमते रहते हैं, चलो ठीक है। राजस्थान में सूरज चमक रहा है, बिल्कुल चिलचिलाती धूप, नंगे पाँव नहीं जा सकते, पाँव जल जाएंगे। लेकिन आप चले जाओ असम में, असम के जंगलों में घूमिए, असम के जंगलों में घूमोगे तो क्या होगा, जो फ्लोर है बिल्कुल, जो फॉरेस्ट का फ्लोर आ जाएगा, वहां नहीं होती है सनलाइट। वहां ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं बेटा जिनको चाहिए मॉइस्चर, जिनको चाहिए थोड़ा अंधेरा, कम सनलाइट। वहीं जिनको थोड़ी ज्यादा सनलाइट चाहिए वो थोड़ा और ऊपर लेवल पे उगते हैं, और जिनको बहुत ज्यादा सनलाइट चाहिए वो बिल्कुल कैनोपी बनाते हैं, फॉरेस्ट की अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा, और घने आसमान को जो है, घना जंगल जो है एक छतरी की तरह ढक लेता है, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। तो ये हो जाएगा सनलाइट का इफेक्ट। कि सनलाइट जो है, जिनको ज्यादा सनलाइट चाहिए वो पौधे तो ऐसी जगह पे उगेंगे जहाँ पे क्या होती है, बहुत गर्मी होती है, सनलाइट आती है। सनलाइट क्या करेगी, गर्मी प्रोड्यूस करेगी। तो ट्रॉपिक्स एरिया के पास एनवायरनमेंट अलग है, और सब ट्रॉपिकल में अलग है, टेम्परेट में अलग है, ठीक है। तो ये जो एनवायरनमेंट में है, जो इकोसिस्टम में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, ये सनलाइट की वजह से भी आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एबायोटिक फैक्टर्स। अब उसके बाद जो हमारी चीज आती है वो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो है फूड चेन। फूड चेन की अगर हम बात करें तो बेटा डेफिनेशन क्या रहेगी फूड चेन की, बहुत ज्यादा सिंपल हम डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज अ सीरीज in which one organism is eaten by other मतलब एक ये ऐसी सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म द्वारा खाया जाता है। अब क्यों खाया जाता है, टू मेंटेन फ्लो ऑफ एनर्जी, टू मेंटेन फ्लो ऑफ एनर्जी, कि भाई एनर्जी फ्लो होती रहनी चाहिए। उस चीज के लिए क्या बनी है, ये हमारी फूड चेन बनी है, EN फ्लो ऑफ एनर्जी को बनाए रखने के लिए, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, और उस सीरीज को हम क्या कह रहे हैं, या उस सीरीज को हम कहते हैं फूड चेन। अब बात करते हैं, देखो जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी होती है ना वो डायनामिक होती है, मतलब वो फ्लो करती रहती है, वो एक जगह पे जाकर रुकती नहीं है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे। अब लेवल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो लेवल्स में क्या होता है, लेवल से ही मुझे एक और वर्ड याद आया, दैट इज ट्रॉपिक लेवल। तो लेवल से हम लिखेंगे ट्रॉपिक लेवल। अब हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो बेटा ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एवरी प्रोसीडिंग मेंबर इन अ फूड चेन, ठीक है, एवरी नेक्स्ट मेंबर इन अ फूड चेन, एवरी प्रोसीडिंग मेंबर, ठीक है, मतलब हर अगला मेंबर जो है इन अ फूड चेन, कि भाई फूड चेन में जो भी अगला मेंबर है या जो भी अगला खाने वाला है, इज कंसिडर्ड एज नेक्स्ट लेवल, इज कंसिडर्ड एज ट्रॉपिक लेवल, एज ट्रॉपिक लेवल। तो उस चीज को हम क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये हो गया हमारे दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे कर ली, एक फूड चेन की कर ली है और एक हमने क्या कर ली है, ट्रॉपिक लेवल की। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी बेटा, कि इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में दो फ्लो होते हैं, एक होता है एनर्जी फ्लो और दूसरा होता है न्यूट्रिएंट फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, टू फ्लोज इन द इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में हम दो फ्लो पढ़ते हैं, और वो दो फ्लो कौन से रहेंगे, पहला जो फ्लो है दैट इज एनर्जी का फ्लो, एनर्जी, और दूसरा फ्लो हमारा होता है न्यूट्रिएंट का। अब देखिए जो एनर्जी फ्लो है दैट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वो भी आगे की तरफ जाती जाएगी। ये नहीं है कि प्रोड्यूसर ने एनर्जी बनाई, उसको कंज्यूमर ने खा लिया, तो उसने जो एनर्जी ले ली है वो प्रोड्यूसर उस
सॉरी कंज्यूमर जो है वो उस प्रोड्यूसर को वापस दे देगा, नहीं, वो एनर्जी वापस नहीं देता, वो हमेशा अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाती रहती है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो जो है वो क्या रहेगा यूनिडायरेक्शनल रहेगा। यूनि RECTIONAL इज यूनिडायरेक्शन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। तो बेटा जो न्यूट्रिएंट है, द न्यूट्रिएंट फ्लो इज नॉट यूनिडायरेक्शनल हेयर, ये क्या रहेगा, मल्टी डायरेक्शनल रहता है। हम इसको बाई डायरेक्शनल कह लेते हैं कि जो ये है बाई डायरेक्शनल रहता है। न्यूट्रिएंट फ्लो इज बाई डायरेक्शनल। अब ये चीज हम समझेंगे कि ये बाई डायरेक्शनल कैसे है। चलिए जी, ये तो हो गए हमारे 2 पॉइंट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है और न्यूटन फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है। अब ये क्वेश्चन आपके असर्शन रीजनिंग में बन सकता है, बिल्कुल स्टेटमेंट, ठीक है। अब कैसे बनेगी, दैट एनर्जी फ्लो इज बाई डायरेक्शनल इन बाई डायरेक्शनल, और इसका रीजन दे दिया कि दैट वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अदर इन अ फूड चेन। तो यहाँ पे आप क्या देखो, असर्शन तो सॉरी रीजन तो ठीक है, लेकिन असर्शन यहाँ गलत आ जाता है। तो इस यहाँ से क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं। अब हम इन दोनों टॉपिक्स को समझते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल कैसे आ रहा है। देखो अब इसकी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या रहेगा, देखो प्रोड्यूसर था, सन की, सन से आ रही है एनर्जी, सोर्स तो सन था ना, तो सन से आते हैं, चलो ठीक है। सन से आई एनर्जी, सन की एनर्जी से प्लांट ने बना लिया खाना, प्लांट को किसी एनिमल ने खा लिया। किसने खाया था, चलो इस बार हम प्लांट को खिला देते हैं ग्रास हॉपर को। अभी थोड़े टाइम पहले टिड्डियां आई थी ना, खेत के खेत खा लिए थे, तो इस बार हम यहाँ ग्रास हॉपर को खिला देते हैं, ठीक है। ग्रास हॉपर को फिर किसने खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया, और फ्रॉग को खा लिया है स्नेक ने और स्नेक को खा रहा है ईगल। वैसे तो इसको स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया इसलिए स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाया। तो ये होगी हमारी एक फूड चेन, ठीक है। अब देखो कि जो एनर्जी है, क्या ग्रास होपर उस एनर्जी को वापस प्लांट को दे सकता है, क्या प्लांट वापस ग्रास होपर को खा लेगा उसकी एनर्जी, मतलब प्लांट ने कुछ एनर्जी स्टोर करी अपने अंदर। अब जैसे ही ग्रास होपर ने उसको खाया, वो उसकी कुछ एनर्जी ग्रास होपर अपने अंदर स्टोर कर लेगा। किस फॉर्म में स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा उसको अपने प्रोटीन्स की फॉर्म में। जब कोई और ऑर्गेनिज्म जैसे फ्रॉग उसको खा रहा है तो उसके प्रोटीन्स गए फ्रॉग में, लेकिन क्या ग्रास होपर प्लांट जो है, प्लांट को वापस से वो प्रोटीन्स दे देगा कि ठीक है ये लो तुम्हारी एनर्जी तुम ले लो, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आता है न्यूट्रिएंट्स का काम। अब देखो प्लांट ने यहाँ पे बनाए थे ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट, ये प्लांट ने यहाँ कार्बोहाइड्रेट बना लिए। जब ग्रास होपर ने इसको खाया तो इसके अंदर भी वो कार्बोहाइड्रेट आ गए। अब यहाँ न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर न्यूट्रिएंट्स। तो अब क्या होगा, देखो ग्रास होपर के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट थे, वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब क्या हो रहा है, इन केस ग्रास होपर की हो जाती है डेथ, ठीक है, ग्रास होपर मर जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, डीकम्पोजर्स आएंगे। पहले तो यहाँ पे आए हैं ये डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करेंगे, और वो डीकम्पोजर्स जब उसके न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करेंगे तब जाके वो कार्बोहाइड्रेट वाले जो प्लांट ने बनाया था कार्बोहाइड्रेट, तब जाके उसका कार्बोहाइड्रेट प्लांट को वापस मिलेगा और वो उसको एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस फॉर्म में, और उसके जो प्रोटीन्स थे उनको करेगा वो नाइट्रेट नाइट्राइट की फॉर्म में, डीकम्पोजर्स उसको बना के देंगे जब वो। तो ये हो जाता है कि कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है, पहले न्यूट्रिएंट्स यहाँ से यहाँ आ रहे थे प्रोटीन्स की फॉर्म में, अब वही प्रोटीन्स डिकम्पोज हो रहे हैं नाइट्रेट नाइट्राइट की फॉर्म में, जाके प्लांट वापस ले रहा है। एनर्जी नहीं जा रही है, यहाँ पे क्या जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे दोनों पॉइंट्स यहाँ क्लियर कर दिए एक फूड चेन में कि क्या फूड चेन में एनर्जी जो है वो तो यूनिडायरेक्शनल है, और जो न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है दैट इज बाई डायरेक्शनल। चलिए अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसी पे आता है, हम एनर्जी फ्लो की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो होती है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी, चलो देखते हैं क्या इसको हम कह सकते हैं 10% लॉ, 10% लॉ। तो 10% का जो ये कानून है 10% लॉ है, ये क्या कहता है,
it states that only 10% of the total energy is transferred from one ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सिर्फ 10% ही एनर्जी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है फूड चेन में। ठीक है, फूड चेन और जो ये फूड वेब है ये हम कल डिटेल में करेंगे, आज 10% लॉ तक करके खत्म करते हैं टॉपिक। ठीक है, अब 10% लॉ में देखो क्या होता है। सपोज करो कि सन के पास थी एनर्जी, टोटल सन जितनी एनर्जी हमें अर्थ पे भेज रहा है, प्लांट्स उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी ही प्लांट उसको यूज कर पा रहा है। सपोज करो कि सन ने कितनी भेजी थी, 1000 किलो जूल एनर्जी भेज दी। इसकी 1% कितनी होगी, निकाल लो। 1/100 इंटू 1000 तो कितनी हो गई, 10। तो यहां से क्या आ गई, इसके पास जो ये एनर्जी आई है प्लांट के पास, दिस इज ओनली 10 किलो जूल। ठीक है, अब उस 10 किलो जूल में से देखो 90% जो एनर्जी है वो प्लांट अपनी इन्वायरमेंट में लॉस करेगा। अब इन्वायरमेंट में लॉस कैसे हो रही है, देखो प्लांट अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा है, उसको ट्रांसपिरेशन करना है, उसको फूड बनाना है, उसको जो है फूड अपने फ्लोएम को मेंटेन करना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने, अपने आप को बीमारियों से बचाना है, कोई एनिमल उसको खाने आ रहा है उधर से बचाना है, पॉलिनेशन करवाना है, अच्छा फ्लावर्स बनाने हैं, फ्रूट बनाने हैं। तो प्लांट को इतने सारे काम भी होते हैं, एक्सेप्ट कि वो क्या कर रहा है कि सिर्फ अपने पत्ते बना रहा है, ठीक है, नहीं, अपनी हाइट बढ़ा रहा है, नए पत्ते बना रहा है, स्टेम बना रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो ये सारे मेटाबॉलिज्म में भी तो प्लांट को एनर्जी चाहिए ना। तो वो एनर्जी क्या करेगा कि इस 10 किलो जूल में से 90% एनर्जी तो प्लांट अपनी यूज कर लेगा। सिर्फ जो 10% एनर्जी बच जाती है वो ये स्टोर करके दूसरे एनिमल को खाने के लिए दे देगा कि ठीक है मैंने ये एनर्जी स्टोर कर ली और तुम मुझे खा लो। तो इसकी जो 10% एनर्जी है यानी कि 1 किलो कितनी हो जाएगी इसकी, 1 किलो जूल की 10% 0.1। तो यहां से है, ग्रासोपर मुझे बनाना नहीं आ रहा, मैं लिख रही हूं बस ग्रासोपर। तो इस ग्रासोपर के पास जो एनर्जी जाएगी वो सिर्फ 0.1% एनर्जी पहुंचेगी, यानी सॉरी 0.1 किलो जूल एनर्जी पहुंचेगी। सिर्फ 0 और अगले वाले पे और ज्यादा, उसकी इसकी भी 10%। तो इस तरह से क्या, क्योंकि ग्रासोपर भी तो अपनी मेटाबॉलिज्म करेगा, बेचारा कूद कूद के इधर उधर जा रहा है, वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, रिप्रोडक्शन करना है, रेस्पिरेशन करना है, डाइजेशन करना है, इतने सारे काम होते हैं ग्रासोपर को भी। और फिर बाकी अपनी जो वो बॉडी में स्टोर कर रहा है एनर्जी वो तो सिर्फ 10% है, जो कि दूसरा ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी पार्ट्स को खा के यूटिलाइज कर सकता है और अगली बार फिर उसका 10%। तो यही हमारा लॉ कहता है दैट 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one tropic level to the next tropic level. Rest is either used in metabolism and is lost to the environment in the form of heat. कि हीट की फॉर्म में जो है वो लॉस हो जाती है एनर्जी इन्वायरमेंट में, जब वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है तो उस टाइम पे वो लॉस हो जाती है। तो ये हो गया हमारा 10% लॉ। अब आप यहां से समझिए, देखो सन ने कितनी एनर्जी भेजी, सिर्फ 1%। अब उसके बाद क्या, और सिर्फ 1% जो है, सॉरी ये 1 किलो जूल आएगी, कहाँ गई रेजर, ठीक है 1। अब देखो सन ने भेजी थी इतनी सारी भरपूर एनर्जी, बेचारा प्लांट यूज कर पाया सिर्फ 1%, और 1% के अभी बाद हर लेवल को मिल रही है 10%। यही होता है हमारा 10% एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक आज का हो गया पूरा। अब हमारे पास बच जाते हैं इसमें जो यार इन्वायरमेंट में से जो इकोसिस्टम वाला जो अब तक हम कर रहे थे, उसमें हमारे पास टॉपिक बचते हैं फूड चेन एंड फूड वेब, और एक ट्रॉपिक लेवल में पिरामिड्स में आपको बनाने अभी से बता दूंगी थोड़े बहुत कि पिरामिड पे किस तरह से वो रिप्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास बच जाएंगे हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज, ओजोन डिप्लीशन और ये सब, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करने की पूरी ट्राई करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंस, अगले लेक्चर में मिलते हैं।